उत्तरी दिल्ली के नगर निगम के हिंदूराव अस्पताल में काम करने वाले डॉक्टरों ने आज से अस्पताल में भर्ती कोरोना मरीजों का इलाज नहीं करने का फैसला किया। इन लोगों ने नगर निगम पर वादे के बाद भी बकाया वेतन नहीं देने का आरोप लगाया और वेतन की मांग के लिए जारी अपने आंदोलन को और तेज कर दिया। ये लोग जुलूस की शक्ल में अस्पताल से एलजी दफ्तर जाने के लिए निकले, लेकिन धारा 144 का हवाला देते हुए पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को अस्पताल के गेट पर ही बैरिकेड लगाकर रोक दिया। एमसीडी का सबसे बड़ा अस्पताल बाड़ा हिंदूराव अस्पताल की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। सबसे पहले आप देखिए कि किस तरीके से तमाम जो डॉक्टर्स हैं वो यहाँ पर अपने वेतन के मुद्दे को लेकर प्रोटेस्ट कर रहे हैं। प्रदर्शन में शामिल डॉक्टरों और स्वास्थ्य कर्मियों ने अपनी मांगों के समर्थन में जमकर नारेबाजी की। वेतन दो, वेतन दो, वेतन दो। इतना ही नहीं, वेतन नहीं मिलने से नाराज डॉक्टरों ने अस्पताल में भर्ती कोरोना मरीजों का भी इलाज नहीं करने का ऐलान कर दिया। हमारे सिंस हॉस्पिटल में कोविड सर्विसेज चल रही हैं, तो उसमें हम जो रेजिडेंट डॉक्टर्स हैं, हमने मिलके ये डिसीजन लिया सबने कि हम लोग कोविड सर्विसेज से विड्रॉ करेंगे। डॉक्टरों की चेतावनी के बाद दिल्ली सरकार भी हरकत में आई और एमसीडी पर ठीकरा फोड़ते हुए कोरोना मरीजों को दिल्ली सरकार के अस्पताल में शिफ्ट करने के निर्देश दिए। कोविड पेशेंट्स को हमने आदेश दिया कि उनको शिफ्ट दिल्ली सरकार के अस्पतालों में शिफ्ट किया जाए और अगर एमसीडी से नॉर्थ एमसीडी से ये अस्पताल अगर उनसे नहीं चल रहे हैं तो दिल्ली सरकार को सौंप दें। साथ ही उन्होंने एमसीडी से डॉक्टरों और स्वास्थ्य कर्मियों को जल्द वेतन देने की अपील की। राजस्थान के अलवर में एक खेत में आग लग गई, जिससे लाखों की तैयार फसल जलकर राख हो गई। ये आग बिजली के तार खेत में गिरने से लगी और इसने देखते ही देखते कई खेतों को अपनी चपेट में ले लिया। वहां से ऊंची ऊंची लपटें उठने लगी। आग इतनी खतरनाक थी कि पास के गांव के लोग दहशत से भर गए। बिजली के करंट की डर की वजह से लोग फसल में लगी आग बुझाने के लिए उसके करीब भी नहीं जा पाए। वहीं जानकारी मिलते ही दमकल के लोग घटना वाली जगह पहुंचे और आग को बुझाने में जुट गए। हाथरस कांड में इस वक्त की एक और बड़ी खबर आपको बता दें। हाथरस केस की जांच अब सीबीआई ने अपने हाथों में ले ली है, यानी अब सीबीआई हाथरस केस की जांच शुरू करने जा रही है। खुद योगी सरकार ने इस केस की सीबीआई जांच की सिफारिश की थी और इतना ही नहीं, यूपी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में दिए अपने हलफनामे में यह भी अपील की थी कि सीबीआई की जांच कोर्ट की निगरानी में हो। हाथरस कांड से जुड़ी एक और बड़ी खबर आपको बता दें। एसआईटी ने हाथरस कांड की जांच तेज कर दी है। इसी सिलसिले में एसआईटी आज गांव के 40 लोगों से पूछताछ करेगी। एसआईटी 40 लोगों से सवाल जवाब कर मामले का सच खंगालेगी। ये सभी लोग पीड़िता के गांव के ही हैं, जिनसे एसआईटी पूछताछ करेगी। इतना ही नहीं, न्यूज 18 को मिली एक्सक्लूसिव जानकारी के मुताबिक एसआईटी की टीम हाथरस में पीड़ित के गांव में घटना वाली जगह जाकर क्राइम सीन रिक्रिएट भी करेगी, यानी उस दिन घटना के वक्त वहां घटना स्थल पर कौन कौन मौजूद था और इसने क्या क्या देखा, इसे पूरी तरह से एक बार फिर दोहराकर एसआईटी देखेगी, ताकि वो घटना वाले दिन के हालात को पूरी तरह से समझ सके। हाथरस कांड में इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच में विनोद शाही यूपी सरकार की तरफ से केस लड़ेंगे। यूपी सरकार ने विनोद शाही को विशेष वकील को नामित किया है। इस मामले में कल सुनवाई होगी। हाईकोर्ट ने इस केस में अतिरिक्त मुख्य सचिव गृह समेत डीजीपी और एडीजी को तलब किया है। पाकिस्तान की तरफ से भारत की सीमा पर बने रिहायशी इलाकों को निशाना बनाकर दागे गए बमों को सेना ने नाकाम कर दिया। ये बम इस बात का सबूत है कि किस तरह से पाकिस्तान लगातार सीमा पार से गोलीबारी कर आम लोगों को निशाना बना रहा है। भारतीय सेना ने बम को नष्ट करने के बाद वहां रहने वाले लोगों ने खुशी जताई। जो गोले पाकिस्तान की तरफ से आए, जो मिस थे, अभी आर्मी वालों ने ब्लास्ट किया। हम इनका भी शुक्रिया अदा करेंगे। या हमारे बच्चे बच गए, क्या पता अनजाने में उठाते तो ये ब्लास्ट हो जाता। हमें इन चीज़ों से डर लगता है सर। दिल्ली के पास यूपी के गाजियाबाद में एक हैरान कर देने वाला वीडियो सामने आया है, जिसमें बदमाशों ने दिन दहाड़े पिस्तौल दिखाकर लूटपाट की और ये पूरी घटना वहां लगे सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हो गई, जिसमें दिखा कि अपनी दुकान के सामने खड़े एक दुकानदार के पास टहलते हुए दो बदमाश पहुंचे। तभी एक बदमाश ने अपनी पैंट की पीछे वाली जेब से पिस्तौल निकाली और उसे दिखाकर उस दुकानदार से उसकी अंगूठी छीन ली। तब तक दूसरा बदमाश भी वहां पहुंच गया, जिसने आते ही दुकानदार की कॉलर पकड़ ली। बदमाशों से घिरा दुकानदार बेहद डरा हुआ दिखाई दिया। उसने बिना आपत्ति जताए बदमाशों को अपनी ब्रेसलेट और अंगूठी दे दी। इसके बाद एक बदमाश ने उसके बैग की भी तलाशी ली, लेकिन उसमें उसे जब कुछ नहीं मिला तो अपने साथी के साथ वो वहां से चला गया। बदमाशों के जाते ही आसपास के लोग उस दुकानदार के पास पहुंच गए। बताया गया कि बदमाशों ने एक और आदमी के साथ भी इसी तरह की लूटपाट की।
चीन से जारी तनाव के बीच ताइवान ने धूमधाम से अपना राष्ट्रीय दिवस मनाया। चीन पिछले लंबे वक्त से ताइवान पर अपना अधिकार जताता रहा है, लेकिन इसके बावजूद ताइवान ने राष्ट्रीय दिवस मनाकर चीन को तल्ख संदेश दिया। राजधानी ताइपे में इस मौके पर कई कार्यक्रमों का आयोजन भी किया गया। कार्यक्रम की शुरुआत सेना की परेड से हुई, जिसमें सेना के जवानों ने अपनी ताकत का प्रदर्शन किया। इसके बाद जवानों ने मोटरसाइकिलों की परेड भी निकाली। इसके अलावा लड़ाकू विमानों ने भी आसमान में कई करतब दिखाए। ताइवान की राष्ट्रपति साई इंग-वेन भी इस कार्यक्रम में मौजूद रहीं। उन्होंने हाथ हिलाकर वहां मौजूद लोगों का अभिवादन किया। इसके साथ ही ताइवान की राष्ट्रपति ने चीन पर जमकर हमला बोला। इस दौरान कई सांस्कृतिक कार्यक्रमों का भी आयोजन किया गया, जिसने लोगों का मन मोह लिया। भारत अपनी सेना के लिए रूस से टैंक स्प्रट SDM-1 टैंक खरीद रहा है। भारत चीन में हालिया विवाद के बीच ये मैसेज सोशल मीडिया पर वायरल है, लेकिन सवाल ये कि जब हमारे पास विश्व के बेहतरीन टैंकों में से एक T-72 अजय और T-90 भीष्म टैंक पहले से ही मौजूद है, तो भारत फिर से रूसी टैंक क्यों खरीदने जा रहा है? जब वो चलता है तो दुश्मन के हौसले पस्त होने लगते हैं। जिसके गोले तबाही का दूसरा नाम बन जाते हैं। बमों की ऐसी बारिश कि जमीन को बंजर कर दे और किसी भी मुश्किल को पार करके दुश्मन के छक्के छुड़ा सकता है। हम यहां न तो T-72 अजय की बात कर रहे हैं और न ही भारत के सबसे ताकतवर टैंक T-90 भीष्म की बात कर रहे हैं। सोशल मीडिया पर जो मैसेज वायरल है वो रूसी सेना के टैंक स्प्रट SDM-1 के बारे में है। चीन के साथ बॉर्डर पर तनातनी को देखते हुए भारत एक खास रूसी टैंक खरीदने की तैयारी में है। नाम है स्प्रट SDM-1। लेकिन क्यों? जब पूर्वी लद्दाख की सरहद पर भारतीय सेना के सैनिक और टैंक चीन के छक्के छुड़ाने के लिए तैयार हो गए हैं, हजारों मील में फैली घाटी में भारतीय सेना ने T-90 भीष्म, T-72 टैंक और BMP-2 इन्फेंट्री कॉम्बैट व्हीकल्स को तैनात कर दिया है। तो सवाल है कि एक नए टैंक की क्या जरूरत है, वो भी रूस से ही। वायरल खबर की पड़ताल के लिए हमने भारतीय सेना में अपने सूत्रों से संपर्क किया। वहां से पता चला कि भारत में हल्के टैंक खरीदने के लिए रूस से बातचीत चल रही है। भारत और रूस के बीच स्प्रट SDM-1 हल्के टैंक सौदे के लिए पिछले जुलाई से ही बातचीत चल रही है, जिसकी प्रक्रिया काफ़ी तेज़ कर दी गई है। सेना में हमारे सूत्रों ने बताया कि स्प्रट SDM-1 रूस में फिलहाल ट्रायल की अवस्था में ही है, जिसे भारत में लाकर सीधे फील्ड में ही परीक्षण किए जाने की चर्चा है। जब तक ये डील फाइनल होगी, तब तक इसे मोर्चे पर एक्शन के लिए तैयार कर लिया जाएगा। स्प्रट SDM-1 टैंक खरीदने की सबसे पहली वजह है इस टैंक का हल्का होना। भारतीय रण क्षेत्र के सबसे बड़े योद्धा T-90 टैंक का वजन 46 टन है, तो स्प्रट SDM-1 टैंक का सिर्फ 18 टन ही है। हल्का होने की वजह से इसे ले आने में दिक्कत नहीं होगी, यही इसकी सबसे बड़ी खासियत है। देखिए कैसे इस टैंक को ट्रांसपोर्ट विमान ने आसानी से जमीन पर रख दिया। बाकी काम इसके वजन और पैराशूट ने आसान कर दिया। विमान से पैराशूट के जरिए गिराया भी जा सकता है युद्ध क्षेत्र में। इसको हेलीकॉप्टर के जरिए एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाया भी जा सकता है। रोड्स के ऊपर इसको टैंक ट्रांसपोर्टर्स के जरिए पहाड़ी रास्तों पर बड़ी आसानी से हरकत कराई जा सकती है।
दूसरी तरफ चीन का टाइप 15 टैंक 33 टन वजनी है और पूरी तरह से साजो सामान से लैस होने पर तो ये 36 टन का हो जाता है। यानी स्प्रिट SDM-1 टैंक से चीन का सबसे हल्का टैंक 2 गुना भारी है। यानी टाइप 15 टैंक को पहाड़ों में चढ़ने में दिक्कत होगी तो स्प्रिट SDM-1 टैंक को आसानी से एयरलिफ्ट करके ले जाया जा सकता है और हल्का होने की वजह से इसे पहाड़ी रास्तों में चलने में भी आसानी होगी। एक बात और, स्प्रिट टैंक में 125 mm की ही गन है, ठीक वही गन जो भारत के T-90 और T-72 टैंक में है। यानी इसके लिए भारत को अलग से गोला बारूद खरीदने की भी जरूरत नहीं होगी। इनसे वो हर तरह के गोला बारूद दागे जा सकते हैं जो T-72 और T-90 से दागे जा सकते हैं और ये भारतीय सेना के पास पहले से उपलब्ध है। साफ है, भारत और चीन के बीच LAC पर कई महीने से चल रहे सीमा विवाद के बीच आए दिन चीन की तरफ से किसी न किसी तरह की हरकत होती रही है। ऐसे में चीन की हरकतों के जवाब में तैयारियों के मद्देनजर भारतीय सेना कड़ी तैयारी में जुट गई है। इसी तैयारी में एक और नाम जुड़ने जा रहा है, स्प्रिट SDM-1 टैंक, जो लद्दाख के पथरीले रेगिस्तान और ऊंचे बर्फीले पहाड़ों के मुफीद है, जिन्हें वॉर जोन में चुटकियों में तैनात किया जा सकता है। पटना रेलवे स्टेशन पर जीआरपी ने बड़ी कार्रवाई करते हुए करीब 8.5 करोड़ का सोना जब्त किया है। इसके साथ ही 2 लाख रुपए नकद बरामद किए हैं। सोने के साथ गिरफ्तार किए गए मिथिलेश नाम के आरोपी ने बताया कि वो ये सोना कोलकाता से खरीद कर ला रहा था। दक्षिण अमेरिकी देश चिली की राजधानी सैंटियागो में प्रदर्शन कर रहे लोगों पर पुलिस ने सख्ती की। संविधान में बदलाव के लिए जनमत संग्रह कराने की मांग पर सैकड़ों की संख्या में लोग सड़कों पर प्रदर्शन कर रहे थे, जिन्हें हटाने के लिए पुलिस ने उन पर पानी की बौछार कर दी। कहीं कहीं तो प्रदर्शनकारियों पर आंसू गैस के गोले भी दागे गए। पुलिस की इस कार्रवाई से वहां अफरा तफरी मच गई। प्रदर्शनकारी इधर उधर भागते दिखाई दिए। हालांकि कुछ प्रदर्शनकारी फिर भी डटे रहे। उन्होंने तो पुलिस की गाड़ियों को भी निशाना बनाना शुरू कर दिया। पानी की बौछार का गुस्सा उन्होंने पत्थर फेंक कर उतारा। इससे पहले सैकड़ों की संख्या में लोगों ने सरकार के खिलाफ सड़क पर उतरकर प्रदर्शन किया। अपना विरोध जताने के लिए उन्होंने संगीत का भी सहारा लिया। कुछ प्रदर्शनकारी तो एक मूर्ति के ऊपर चढ़ गए और इस दौरान कई लोगों के हाथों में उनके देश का झंडा दिखाई दिया। प्रदर्शनकारियों ने बैनर और पोस्टरों के जरिए भी अपनी नाराजगी जाहिर की। उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद में मोटरसाइकिल से टक्कर लगने पर एक लड़की ने सिपाही की जमकर पिटाई कर दी। आरोप है कि हादसे के वक्त सिपाही शराब के नशे में था, जिस पर उस लड़की को इतना गुस्सा आ गया कि वो उसे चप्पल से पीटने लगी। इस हंगामे को देखने सड़क पर लोगों की भीड़ जुट गई। सिपाही को पिटता देख कई लोग बीच बचाव करने के लिए आगे भी आए, लेकिन उस लड़की का गुस्सा शांत नहीं हुआ। उसने दौड़ा दौड़ा कर उस सिपाही की पिटाई की। तभी एक दरोगा वहां पहुंच गया। क्या बात है? दरोगा के समझाने के बावजूद लड़की शांत होती नजर नहीं आई। तब तक पुलिस के और जवान भी वहां पहुंच गए और इसके बाद भी वो लड़की शोर मचाती रही। इस पिटाई से सिपाही को काफी चोटें आई। बाद में उसे अस्पताल में भर्ती करवाया गया। लद्दाख में LAC पर जारी तनाव के बीच भारतीय वायुसेना अपनी तैयारियों को और धार दे रही है। इलाके के चप्पे चप्पे पर नजर बनाए रखने के लिए भारतीय वायुसेना न केवल दिन में बल्कि रात के अंधेरे में सन्नाटे को चीरते हुए आसमान में उड़ान भर रहे हैं। कल रात चिनूक हेलीकॉप्टर ने ले एयरबेस से रात में उड़ान भरी। साफ है, LAC पर तैनात भारतीय वायुसेना के जाबाज पायलट चीन के किसी भी दुस्साहस का मुंह तोड़ जवाब देने के लिए तैयार है। बड़ी खबर पाकिस्तान से आ रही है। पुंछ में पाकिस्तान की तरफ से एक बार फिर गोलाबारी की गई है। पाकिस्तान की सेना ने उकसावे की कार्रवाई करते हुए मेंढर देगवार सेक्टर में भारी गोलाबारी की है। इस गोलाबारी में BSF के 2 जवान घायल भी हो गए हैं। इसके बाद भारतीय सेना ने भी करारा जवाब दिया। दिन में भी भारतीय सेना ने पाकिस्तान की 2 चौकियों को उड़ा दिया और 2 सैनिकों को भी मार गिराया था। शानदार रडार, खतरनाक गन सिस्टम और एक से एक बढ़कर मिसाइल रॉकेट, ये वो सारी खूबियां हैं जो चीन अपने नए नवेले युद्धपोत नानजिंग के बारे में बता रहा है। चीन ने अपने प्रोपेगेंडा वेबसाइट पर दावा किया है कि उसके टाइप 055
डिस्ट्रॉय शिप में नई तरीके की रक्षा प्रणाली लगी है जो कि दुनिया के किसी युद्धपोत में नहीं है। चीन का यह दावा कितना सही है, आइए देखते हैं। दनादन निकलती गोलियां, सटीक और खतरनाक गोला बारूद और दुश्मन का काम तमाम करने को तैयार रॉकेट। ये सब चीन के टाइप 055 नानजिंग डिस्ट्रॉयर का हिस्सा है, जो चीन के मुताबिक दुश्मन को संभलने का मौका नहीं देंगे। चीन की सरकारी वेबसाइट के मुताबिक उनका टाइप 055 डिस्ट्रॉयर हथियारों का तैरता जखीरा है, जो जैसा खतरा देखता है ठीक वैसा ही जवाब देता है। चीन ने जो दावा किया है वो भी देख लीजिए। टाइप 055 डिस्ट्रॉयर का ड्यूअल बैंड रडार शक्तिशाली है, किसी भी लो ऑर्बिट सैटेलाइट को आसानी से ट्रेस कर सकता है। इसके साथ इसमें कई खूबियां हैं। शानदार सुपर रैपिड गन का मजा लीजिए। चूंकि लद्दाख में भारत और चीन में चल रहे तनाव के बीच अमेरिका ने अपनी सबसे घातक पनडुब्बी यूएसएस जॉर्जिया और एयरक्राफ्ट कैरियर यूएसएस रोनाल्ड रीगन को हिंद महासागर में भेजा है, जहां अपने नेवल बेस से अमेरिका हर वक्त चीन पर नजर रख सकता है। दूसरी तरफ चीन ने अपनी चौथी पीढ़ी के पहले गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर शिप को जनवरी में ही नौसेना के बेड़े में शामिल किया है, जिसका प्रचार अब चीनी सेना जोर शोर से कर रही है। ऐसे में सवाल यह कि चीन की नौसेना के डिस्ट्रॉयर में ऐसा क्या खास है जो दुनिया की किसी भी डिस्ट्रॉयर में नहीं है। वायरल खबर में सबसे ज्यादा जोर उसके रडार पर है, जिसके बारे में दावा किया गया है कि यह रडार लो ऑर्बिट सैटेलाइट तक को ट्रेस कर लेता है। पड़ताल करने पर पता लगा कि चीन के टाइप 055 डिस्ट्रॉयर में टाइप 346B रडार लगा है, जिसकी रेंज 200 से 300 किलोमीटर तक है और यह टारगेट को ट्रेस करने की क्षमता रखती है, जबकि लो ऑर्बिट सैटेलाइट की रेंज तो 160 किलोमीटर से 2000 किलोमीटर तक होती है। भारत के डिस्ट्रॉयर आईएनएस कोलकाता और आईएनएस विशाखापत्तनम जिस रडार से लैस हैं, वो रडार 250 किलोमीटर से ज्यादा दूरी तक दुश्मनों को ट्रेस कर सकता है, जिसके बाद आसपास के दुश्मनों का ये हाल होता है जो आपके टीवी स्क्रीन पर है। दूसरी बात, चीन अपने नए नवेले 4th जनरेशन डिस्ट्रॉयर पर इतना इतरा रहा है तो चीन ये जान ले कि उसका टाइप 055 नानजिंग डिस्ट्रॉयर दुनिया का पहला 4th जनरेशन डिस्ट्रॉयर नहीं है, जिसमें ऐसी खासियत है। चीन डिस्ट्रॉयर पर इतराना बंद कर दे, क्योंकि भारत ने अपने हर डिस्ट्रॉयर को पानी के अंदर से हमला करने के लिए ब्रह्मोस से लैस किया है, तो बराक 8 मिसाइल इनकी ताकत को कई गुना और बढ़ा देती है। हर भारतीय डिस्ट्रॉयर देसी इंटीग्रेटेड रॉकेट लॉन्चर से लैस है, जो छोटे मोटे खतरों को चुटकी में खत्म कर सकते हैं। इतना ही नहीं, ये लॉन्चर पानी के नीचे के खतरे से भी रक्षा करने का काम करेंगे। तीसरी बात, चीन ने अपने नए डिस्ट्रॉयर के लिए तकनीक खुद से विकसित नहीं की है, बल्कि अमेरिका के आर्ली बर्ग के तकनीक को चोरी करके बनाया है। साफ है, चीन झूठ पर ही टिका हुआ है और यही उसका चाल, चेहरा और चरित्र है, जिस वजह से वो अपने हथियारों के बारे में हर समय झूठ ही बोलता रहता है और झूठ के सिवा कुछ नहीं बोलता।
वियतनाम के मध्य इलाके में भारी बारिश के बाद आई बाढ़ से भारी तबाही मच गई। इस प्राकृतिक आपदा से अब तक 5 लोगों की मौत हो गई, जबकि कई लोग लापता बताए गए। इतना ही नहीं, बाढ़ का असर हजारों लोगों पर भी पड़ा। बताया गया कि करीब 11,000 लोग बेघर हो गए। सामने आई एक तस्वीर में पूरा इलाका बाढ़ में डूबा नजर आया। मकानों के सिर्फ छत ही दिखाई दे रहे थे। सड़कों का कहीं अता पता नहीं था। कुछ इलाकों में तो लोगों को नाव का सहारा लेना पड़ा। घरों पर ताले लग गए, दुकानें बंद हो गई। खबर है कि हजारों लोगों को बाढ़ से निकालकर सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया गया। इसके अलावा कई इलाके पूरी तरह से कट गए। प्रशासन की ओर से राहत और बचाव का काम भी जारी है। कोलकाता में कांग्रेस ने ममता सरकार के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया। कांग्रेस ने बेरोजगारी, बिजली के बढ़ते बिल और कानून व्यवस्था समेत कई मुद्दों पर टीएमसी सरकार को घेरा और अपना विरोध जताने के लिए रैली निकाली। कांग्रेस की ये रैली कोलकाता के कई इलाकों से होकर गुजरी। पार्टी नेता अधीर रंजन चौधरी समेत सैकड़ों समर्थक भी इस रैली में शामिल हुए। इस दौरान कार्यकर्ताओं के हाथों में पार्टी के झंडे नजर आए। प्रदर्शनकारियों ने टीएमसी के साथ बीजेपी के खिलाफ भी जमकर नारे लगाए। इस प्रदर्शन में कांग्रेस की कई महिला कार्यकर्ता भी नजर आईं। प्रदर्शनकारियों की वजह से कई इलाकों में सड़कें जाम हो गई। क्या भारत दुनिया की सबसे एडवांस मिसाइल डिफेंस सिस्टम S-500 खरीदने वाला है? और इसलिए ही भारत ने S-400 की डील से आगे बढ़कर नई डील की है। सोशल मीडिया पर वायरल मैसेज में कहा जा रहा है कि भारत और रूस में खुफिया डील हुई है। मैसेज के साथ राजनाथ सिंह की तस्वीरें भी वायरल हो रही हैं। वायरल तस्वीर में यह भी बताया जा रहा है कि रक्षा मंत्री ने S-500 बनाने वाली कंपनी के CEO से मुलाकात भी कर ली है। दुनिया का सबसे ताकतवर मिसाइल डिफेंस सिस्टम, जिसमें 5 मिनट में पाकिस्तान को बर्बाद करने का मादा। अमेरिका हो या चीन, किसी के पास नहीं है इसकी ताकत। दुश्मन तो इसकी ताकत देखकर ही कांपते हैं। जिसके निशाने पर खास तौर पर फाइटर जेट होते हैं। देखिए कैसे दुनिया के सबसे एडवांस विमानों में से एक F-35 इस शानदार एयर डिफेंस सिस्टम से बचने की कोशिश कर रहा है। ऊपर नीचे दाएं बाएं हर तरह से ये फाइटर प्लेन घातक मिसाइल को चकमा देने की कोशिश कर रहा है। अपनी फुर्ती और क्षमता मिसाइल से बचने में इस्तेमाल कर रहा है, लेकिन सब व्यर्थ। एक बार अगर कोई भी फाइटर जेट इस मिसाइल के चक्रव्यूह में फंस गया तो समझो उसका काम तमाम। इसमें 10 सेकंड में दुनिया के किसी भी अच्छे फाइटर जेट को तबाह करने की क्षमता है। यह है टर्मिनेटर, जिसे दुनिया S-500 के नाम से जानती है। ये तबाही तो इसका ट्रेलर मात्र है और सोशल मीडिया पर इसी के बारे में दावा किया जा रहा है कि भारत ने S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम को पीछे छोड़कर एक नई डील साइन की है। भारत ने अब S-400 की जगह रूस से S-500 की डील कर ली है। राजनाथ सिंह वही डील कर रहे हैं। इनके साथ S-500 बनाने वाली कंपनी के CEO भी हैं। हम S-400 से आगे बढ़ रहे हैं। S-500 प्रोमीथियस सतह से हवा में मार करने में सक्षम मिसाइल डिफेंस सिस्टम है। ये रूस का ऐसा रक्षा कवच है जो हाइपरसोनिक मिसाइलों से लेकर ड्रोन विमानों तक को पलक झपकते ही खत्म कर सकता है। S-500 सिस्टम से निकले मिसाइल कितने खतरनाक हैं, इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि ये रडार की पकड़ में भी नहीं आते। समंदर में तैनात वॉरशिप हो या फिर बैलिस्टिक मिसाइल, सभी को ये पलक झपकते ही खाक कर सकता है। और
और तो और अंतरिक्ष में निचली कक्षा में घूम रहे उपग्रहों को भी S-500 नष्ट कर सकता है। समंदर से लेकर आकाश तक इसकी ताकत अजेय है। ऐसे में सवाल यह है कि क्या भारत ने रूस से S-500 की डील कर ली है? हमने वायरल खबर की पड़ताल करने पर पता लगा कि S-500 एयर डिफेंस सिस्टम को रूस ने 2014 से ही बनाना शुरू कर दिया था, लेकिन यह अभी तक पूरी तरह ऑपरेशन में नहीं है, यानी यह अभी तक पूरी तरह बन के तैयार नहीं हुआ है। 600 किलोमीटर तक के दायरे में अपने क्षेत्र की सुरक्षा करने वाले इस एयर डिफेंस सिस्टम के 2021 तक रूसी सेना में शामिल होने की संभावना है और इसे पूरी तरह रूसी सेना का हिस्सा बनने के लिए साल 2025 तक का समय दिया गया है। एक रिपोर्ट की माने तो भारत अगर रूस से S-500 की मांग भी रखता है तो यह सिस्टम हमें 2035 से पहले मिलने की उम्मीद नहीं है। और वैसे भी जब एक साथ 36 टारगेट भेजने वाला S-400 इस साल के अंत तक भारत को मिलने की पूरी उम्मीद है तो भारत ये सौदा रद्द क्यों करेगा? लेकिन इस वायरल तस्वीर का क्या? ये तस्वीर कहां से आई? पड़ताल के दौरान हमें इन तस्वीरों का वीडियो भी मिला जो 3 सितंबर 2020 का ही है। वायरल तस्वीरें इसी वीडियो से निकाली गई हैं। ये तस्वीरें रूस की जरूर हैं, लेकिन तस्वीर में S-500 की डील नहीं हो रही है। इनमें भारत के रक्षा मंत्री रूस के रक्षा मंत्री से मिल रहे हैं और ये रूसी सेना के अलग अलग हिस्सों के प्रमुख हैं, न कि S-500 बनाने वाली कंपनी के CEO। इसी मुलाकात के दौरान रूस के उप प्रधानमंत्री यूरी इवानोनिक बोरिसोव ने इस साल के अंत तक S-400 डिफेंस सिस्टम भारत को उपलब्ध कराने का आश्वासन दिया। इस बीच हाथरस जाकर पीड़ित परिवार से मिलने वाली जबलपुर की महिला डॉक्टर राजकुमारी बंसल को उनके कॉलेज की तरफ से कारण बताओ नोटिस दिया गया है। जिस कॉलेज में राजकुमारी बंसल पढ़ाती हैं, उसके डीन का कहना है कि उन्होंने 3 अक्टूबर से लेकर 6 अक्टूबर तक की छुट्टी ली थी, लेकिन कोई वजह नहीं बताई। डीन के मुताबिक सरकारी संस्थान का हिस्सा होकर हाथरस जैसे सामाजिक आंदोलन से जुड़ना ठीक नहीं है, इसलिए महिला डॉक्टर को नोटिस दिया गया है। वहीं राजकुमारी बंसल ने दावा किया कि उन्हें पहले से ही पता था कि इस तरह की कार्रवाई की जाएगी और वो उसका सामना करने के लिए तैयार है। इस प्रकार की कोई जानकारी और हमें मिलती है कि वो वहाँ गई थी, लिखित मिलता है तो डेफिनेटली उसको शो का नोटिस दिया जाएगा और नियमानुसार उनके विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। इस तरह के डेमोन्स्ट्रेशन में एक पब्लिक सर्वेंट शामिल हो सकता है? बिल्कुल भी नहीं हो सकता, उनको इस प्रकार की अनुमति नहीं है। सर, क्या कदाचरण का यदि इस प्रकार का सामने आता है, लिखित में आता है, तो हम उस पर कार्रवाई करेंगे। तैयार हैं आप और क्या अगला कदम रहेगा? बिल्कुल तैयार हूँ मैं, और जो वो जिसके लिए वो साबित करें और मैं भी साबित करने के लिए रेडी हूँ। क्या भड़काने का आरोप है? किस तरह से भड़काने का? कि आपने परिवार को भड़काया? किस तरह से भड़काना तो कोई भी बोल सकता है। मैं बोल रही हूँ आप मुझे भड़का रहे हो, किस तरह से भड़काने का? मानवीयता के नाते वहां जाने की बात उन्होंने कबूली है और ये बात भी कही है कि उन्होंने अपना 1 माह का वेतन पीड़िता के परिवार को दिया है। इस बीच जो मेडिकल कॉलेज अस्पताल प्रबंधन है उनके द्वारा शो कॉज नोटिस जो है वो जारी किया जा रहा है राजकुमारी बंसल को, चूंकि शासकीय सेवक होते हुए इस प्रकार के आयोजनों में शामिल नहीं हो सकती हैं। बहरहाल इस बीच ये भी अंदेशा है कि यूपी SIT की टीम जबलपुर पहुंच सकती है। और इस पूरी खबर पर हमारे सहयोगी मनोज इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। मनोज, आखिर इस महिला के मंशा क्या थी हाथरस जाने के पीछे, क्या जानकारी? उनकी तरफ से तो सीधे तौर पर ये कहना है डॉक्टर बंसल की तरफ से कि वो तो सामाजिक कार्यकर्ता है और समाज का होने के नाते उनको जब इस बात की जानकारी मिली तो वो 16 तारीख को हाथरस से इस बात को स्वीकार कर रही हैं। लेकिन जो डॉक्टर प्रदीप कुमार बंसल ने डीन है, जो कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस मेडिकल कॉलेज है जबलपुर में, जो कि सरकारी मेडिकल कॉलेज है, जिसमें वो खुद भी प्रोफेसर है, साथ ही साथ डीन ने ये कहा है कि जो नोटिस इस बात को लेकर जारी किया जा रहा है कि आखिर आपने जो छुट्टी ली थी उसमें आपने ये वजह नहीं बताई थी और एक सरकारी सेवक होने के नाते आप इस तरह के किसी सामाजिक आंदोलन में भाग नहीं ले सकती। ये डीन का तर्क है, लेकिन उनका तर्क है कि वो तो अपनी तरफ से गई थी और एक मानवीयता के नाते गई थी और बाकायदा 1 महीने का वेतन दे रही है। तो अब सवाल ये होता है कि जब कारण बताओ नोटिस इनको मिलता है और शो कॉज नोटिस का वो जवाब क्या देती है और उसके बाद आगे डीन क्या कार्रवाई करेंगे, ये अहम होगा। जी शुक्रिया मनोज। तो वहीं नकली भाभी और नक्सली महिला के मामले में जबलपुर पुलिस का कहना है कि उनसे अभी तक यूपी पुलिस ने कोई संपर्क नहीं किया है। अभी यूपी पुलिस के द्वारा आधिकारिक तौर पर जबलपुर पुलिस से कोई भी
मामले में नहीं किया गया। कोई भी आगे अगर कॉरेस्पॉन्डेंस की जाएगी तो उचित आगे व्यवस्था होगी। हाथरस कांड में इस वक्त की सबसे बड़ी खबर। हाथरस केस में एसआईटी की जांच में एक महिला का जिक्र आया। एसआईटी के मुताबिक इस महिला के संबंध नक्सलियों से हैं और ये महिला पीड़ित परिवार के घर कई दिनों तक रुकी थी। एसआईटी सूत्रों के मुताबिक ये महिला मध्य प्रदेश के जबलपुर की रहने वाली है। एसआईटी के इस दावे के बाद जबलपुर की एक महिला डॉक्टर सामने आई और उन्होंने वहां की साइबर सेल में एक शिकायत दर्ज करवाई कि उनके फोन से छेड़छाड़ की जा रही है। इस महिला डॉक्टर ने यह दावा किया कि वो जिस कॉलेज में पढ़ाती हैं वहां से छुट्टी लेकर वो हाथरस पीड़ित परिवार के पास गई थी और वहां 2 दिन रुकी थी। महिला डॉक्टर ने नक्सलियों से किसी भी तरह के संबंध और नकली भाभी होने की बात से इनकार कर दिया है। साथ ही किसी भी तरह की जांच का सामना करने की बात कही। एसआईटी जांच में एक महिला का जिक्र आने पर खुद महिला डॉक्टर सामने आई और उन्होंने सफाई दी, लेकिन उनकी इस सफाई से कई सवाल उठते हैं। सबसे पहला सवाल, आखिर सरकारी नौकरी से छुट्टी लेकर वो हाथरस क्यों गई? दूसरा सवाल, महिला डॉक्टर इतनी दूर किस लिए पीड़ित परिवार से मिलने गई? तीसरा सवाल, अपना पैसा खर्च करके इतनी दूर हाथरस क्यों गई? चौथा सवाल, कॉलेज प्रशासन को छुट्टी लेने की पूरी वजह क्यों नहीं बताई गई? और आइए अब आपको सुनाते हैं कि आखिर जबलपुर की इस महिला डॉक्टर राजकुमारी बंसल ने अपनी सफाई में क्या कहा। आप कब गई थी हाथरस और कब आपका वापसी हुई थी? क्योंकि पेशे से आप डॉक्टर हैं, सूचित आपने किया था यहाँ पे किस प्रकार से पूरा जी? मैं 3 तारीख को मैं दोपहर में यहाँ से निकली हूँ और 4 तारीख की 11:20 पर मैं वहाँ पहुँची हूँ हाथरस और 6 तारीख तक मैं वहाँ थी। मैं 2-3 बजे तक, मुझे लगता है 2 बजे तक थी मैं। और मैंने 3 तारीख की सुबह फ़ोन पे किया था अपने हेड ऑफ द डिपार्टमेंट को कि सर मुझे एक अर्जेंट काम आ गया है, मैं जा रही हूँ, आज मेरा क्लास है, लेक्चर है, तो मैं नहीं ले पाऊँगी आज मैं बस। लेकिन इसके साथ ही आपने कल एक शिकायत भी करी कि आपकी कॉल को रिकॉर्डिंग ट्रेस किया जा रहा है, क्या कहेंगे? हाँ, ये मुझे मैंने बताया कि जैसे पूरा वाकया कि मेरा अभी जो नंबर है जो कि सार्वजनिक हो चुका है, जो मेरा करीब 10-12 साल पुराना नंबर है, जो मेरी आईडी से चल रहा है, अचानक से मेरा नंबर मेरे परिचितों के फ़ोन रिकॉर्ड में उज्बेकिस्तान के नाम से शो हो रहा है। तो इसी को लेके मुझे डाउट हुआ कि मेरे नंबर के साथ टैंपरिंग की जा रही है और कल मैंने उसी के सिलसिले में मैंने साइबर सेल में लिखित कंप्लेंट करी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज देश के 763 गांव के 1,32,000 लोगों को आबादी की जमीन के मालिकाना हक के कागजात सौंपेंगे। पीएम मोदी ये कागजात स्वामित्व योजना के तहत सुबह 11 बजे लोगों को सौंपेंगे। इस योजना से लोगों की संपत्ति का डिजिटल ब्यौरा रखा जा सकेगा। सरकार के इस कदम से 4 साल में करीब 6,62,000 गाँव को फायदा मिलेगा। प्रधानमंत्री मोदी ने इस साल राष्ट्रपति पंचायत दिवस को स्वामित्व योजना की घोषणा की थी। जानकारी के मुताबिक योजना के तहत 1,32,000 लोग अपनी जमीन के कागज एक SMS लिंक के जरिए डाउनलोड कर सकेंगे। पहले चरण में योजना का फायदा 6 राज्यों के 763 गांव को मिलेगा। इसमें 346 गांव उत्तर प्रदेश, 221 हरियाणा, 100 महाराष्ट्र, 44 मध्य प्रदेश, 50 उत्तराखंड और 2 कर्नाटक से हैं। पीएम मोदी ने इस योजना को करोड़ों भारतीयों के लिए मील का पत्थर बताया। उन्होंने ट्वीट कर लिखा कि सुबह 11 बजे स्वामित्व योजना के अंतर्गत संपत्ति कार्ड के वितरण का शुभारंभ किया जाएगा। ये योजना करोड़ों भारतीयों के जीवन में मील का पत्थर साबित होगी। स्वामित्व योजना के तहत चरणबद्ध तरीके से देश के लगभग 6,62,000 गांव के लोगों को प्रॉपर्टी कार्ड दिए जाएंगे। ग्रामीणों को अपनी संपत्ति के स्वामित्व का आधिकारिक दस्तावेज मिलेगा जो उन्हें सशक्त बनाएगा। इसके माध्यम से वो बैंक लोन सहित कई वित्तीय सुविधाओं का लाभ ले सकेंगे। यूपी सरकार ने 19 अक्टूबर से सशस्त्र स्कूल खोलने का फैसला किया है। योगी सरकार ने फिलहाल स्कूलों के पहले चरण में 9वीं से 12वीं क्लास तक के लिए ही स्कूल खोलने के निर्देश दिए हैं। इस दौरान केंद्र सरकार की तरफ से जारी गाइडलाइंस के मुताबिक ही स्कूलों में पढ़ाई होगी। स्कूल 2 पालियों में चलेगा और छात्रों के स्वास्थ्य और सोशल डिस्टेंसिंग का सख्ती से पालन करना होगा। इसके अलावा एक समय में सिर्फ 50% छात्रों को ही बुलाया जाएगा। इसके लिए बच्चों के माता पिता से इजाजत लेनी जरूरी होगी। न्यूज 18 इंडिया NBA का सदस्य है और निष्पक्ष और जिम्मेदार पत्रकारिता के लिए बनाए गए नेशनल ब्रॉडकास्टिंग स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी के नैतिक मानकों से संचालित होता है।